औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ स्क्रीन वीडियो सब ठीक है आपके पास? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम पहुंच चुके हैं आज विद होल्डिंग टैक्सेशन पे और सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। डिविडेंड के बाद का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है 151 का ताल्लुक़ है प्रॉफिट ऑन डेट से और इंटरेस्ट इनकम की ये विद होल्डिंग की बात करेगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन बेटा काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर लें आप। अच्छा, सारी चीज़ें ठीक हैं, ऑल इज़ ओके, तो एक कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने एक चार्ट बनाने के लिए कहा था कि हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के थ्रू हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो चार्ट अब आपका आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है। इसलिए रेलेवेंट होता जा रहा है क्योंकि अब आप आहिस्ता आहिस्ता से जो सेक्शंस होंगे उसको उस पैटर्न पे जब खुद इवेल्युएट करेंगे ना, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें खुद ब खुद निकल के समझ आना शुरू हो जाएंगी। मतलब कॉमन सेंस से आप, मतलब एक वक्त आएगा ना मैं बगैर पढ़ाए तुक्के लगवाऊंगा, बताओ क्या होगा? आप कहोगे सर ये वो सही निकलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर सही है ना आपके तो फिर आप चीज़ों को बेस कर सकते हो। तो हमने एक चार्ट में कहा था कि एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम सबसे पहले आएंगे ट्रांजैक्शन कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, अमाउंट क्या है, विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा, रेट क्या होगा, नेचर क्या होगी, बस इसी पे तोलना है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली चीज़ 151 के अंदर जो आप गो थ्रू करोगे वो है मल्टीपल क्लासिफिकेशंस। ये हमारा मॉड्यूल 4 या P4 है और आज के हिसाब से 5 और 3 और 26 और सेक्शन है हमारा 151 में जो बुनियादी चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि मल्टीप्लिसिटी है इसके अंदर। क्या है वो? तो सेक्शन 151 और ये है प्रॉफिट ऑन डेट, ये विदहोल्डिंग से इसका ताल्लुक है। ठीक है, कि टैक्स विदहोल्ड होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना और कैसे। तो सबसे पहले जो आपने इसकी की बात जो समझनी है वो ये है कि इसमें 4 क्लासिफिकेशंस की गई हैं। इंटरेस्ट को या प्रॉफिट ऑन डेट को 4 कैटेगरीज में 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है ये हम अभी समझेंगे। 4 किस्म के ये प्रॉफिट ऑन डेट हैं। आइए पहले को समझते हैं। अ पर्सन पेज यील्ड, वर्ड यील्ड इस्तेमाल किया है, ऑन इन अकाउंट, अकाउंट या डिपॉजिट और सर्टिफिकेट अंडर नेशनल सेविंग्स स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। तो नंबर 1 में जो प्राइमरीली उसने कवर किया वो गवर्नमेंट को कवर किया। अब ये मैं अपनी वही कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को कवर किया। कैसे गवर्नमेंट को कवर किया, इसके 2 इदारे बता दिए। एक नेशनल सेविंग्स स्कीम और एक है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम, इसको कवर किया। और नेशनल सेविंग्स स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में यील्ड दिया जा रहा है किस चीज़ पे? अकाउंट, डिपॉजिट या सर्टिफिकेट पे। तो नेशनल सेविंग्स के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके अलावा एक बहबूद है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट्स हैं। डिपॉजिट्स और अकाउंट भी हो सकता है, अगर ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो उस पर ये यील्ड दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में ये भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बट व्हाट वाज द डिस्टिंग्विशिंग आइडिया? डिस्टिंग्विशिंग आइडिया था नेशनल सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस को स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को स्पेसिफाई कर दिया गया। तो हमने कहा पहली क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी ये। ओके, सेकंड है बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पेज एनी प्रॉफिट ऑन डेट
बीइंग एन अकाउंट और डिपॉजिट मेंटेन विद द कंपनी आर द इंस्टीट्यूशन। अब सेकंड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले कवर किया गया है बैंक को, बैंकिंग कंपनी को, और उसके अलावा इसने बैंकिंग कंपनी और बाकी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एज ए सेपरेट करके लिखा है। तो भाई बैंक भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड्स ये जो दूसरी तरफ उसने लिखा, क्या लिखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बाकी बैंक भी आ गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सब आ गए। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं ये डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो हमें फिर यहाँ ऑब्वियसली हेल्प लेनी पड़ेगी कंपनीज एक्ट की, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी बाकी कवानीन रेगुलेशंस की। तो फाइनेंस कंपनी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो इसमें मैं बोलना चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स नहीं रहे अब तो प्राइवेटाइज हो गए ना, तो ये है प्राइवेट सेक्टर। इन अदर वर्ड्स ये मुझे लिखने दें, हालांकि ऐसा लॉ में लिखना नहीं चाहिए, मगर मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, तो ये एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी तो है ना, नेशनल बैंक है, एनआईटी है, कुछ तो है ना। तो इसलिए मेरा दिल नहीं बोल रहा कि मैं प्राइवेट सेक्टर बोलूँ, बट लिखने दें, इसलिए मैं बोल लिखने दें, ताकि एक मैक्रो लेवल पे एक पॉइंट बताऊंगा ना तो आपको लॉजिक समझ आएगी। इसके बाद आता है एक तीसरा, और तीसरे पे जब हम जाते हैं तो तीसरा इधर है फेडरल गवर्नमेंट। अब तो सीधा गवर्नमेंट ही बोल दिया, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पेज टू एनी पर्सन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी अदर देन रेफर टू ए। अब मान रहा है कि ए भी गवर्नमेंट है, ए भी गवर्नमेंट है, मान रहे हैं ना, उसको छोड़ के बाकी इशूड बाय सच। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पेयर अगर बजाते खुद फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो ये नंबर 3 पे कवर हो गया, ये तो सीधी सीधी गवर्नमेंट हो गई। तो इसका मतलब है ए भी गवर्नमेंट है और सी भी गवर्नमेंट है। बी में गवर्नमेंट आ सकता है बट प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर है, ओके। आए इसके बाद आखिरी पे 4। अब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो ऊपर आ चुका था, ये तो गलती कर रहा है, नहीं गलती नहीं कर रहा, आगे जाए। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या अ कंपनी रेफर टू इन सब क्लॉज 1 and 2 ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2, यानी इनकम टैक्स में डिफाइन की गई कंपनी। और फाइनेंस सोसाइटी पेज एनी प्रॉफिट ऑन एनी बॉन्ड। अब वो प्राइवेट सेक्टर तो है मगर इंस्ट्रूमेंट चेंज है, पहले अकाउंट था। अब आप पहले देखें बी में क्या था कि वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो किस चीज़ पे कर रहे थे, अकाउंट पे, डिपॉजिट पे। अब फ़र्क क्या है, एक अब समझिएगा फ़र्क। इसका मतलब था कि इधर ये प्राइवेट सेक्टर जो था वो अमाउंट पे, अकाउंट के ज़रिए या डिपॉजिट के ज़रिए पैसे ले रहे थे, ओके, और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब की बार क्या क्या आया इसमें, बैंक भी आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आया, और कौन था, और कंपनी थी, मगर कंपनी कौन सी, इनकम टैक्स लॉ वाली कंपनी, कंपनीज एक्ट वाली नहीं, वो लिमिटेड है। इनकम टैक्स लॉ में कंपनी की डेफिनेशन आप देख चुके हो पहले ही, बहुत सारी उसमें एंटिटीज़ शामिल की गई हैं, कोई 12 एंटिटीज़ को टैक्स में कंपनी कहा जाता है। तो आगे मैं लिख देता हूँ कि ITO 2001 वाली कंपनी, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद क्या था आगे, उसके बाद है कंपनी रेफर टू अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गई। उसके बाद था फाइनेंस सोसाइटी, तो फाइनेंस सोसाइटीज भी आ गई। फाइनेंस सोसाइटी आ गई। अब इस दफ़ा इसमें बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, ये तो वही रिपीट हो रहा है, मगर ये डिपॉजिट और अकाउंट पे नहीं, अब किसी सिक्योरिटी पे, किसी इंस्ट्रूमेंट पे। कौन सी सिक्योरिटी है, अब ये इंटरेस्ट दे रहे हैं किसी बॉन्ड पे। अब डिपॉजिट पे नहीं है, अकाउंट पे नहीं है, बॉन्ड पे है या सर्टिफिकेट पे है। ये ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो जानते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को जानते हैं, उनको फ़र्क पता होगा। डिबेंचर, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स,
तो डिबेंचर सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी काइंड, इसका मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए। अब ये इंस्ट्रूमेंट कुछ खुद बता दिए इसने, बॉन्ड वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो एक तरफ उसने क्या किया, बैंक ने पैसे लिए, डिपॉजिट रखा, उस पर इंटरेस्ट दिया, वो कवर हो जाएगा कहाँ पे, वो कवर हो जाएगा सी इसमें बी में। अच्छा, अब ये पूरी जो स्कीम थी क्यों बनाई गई है उसकी पहले लॉजिक समझाता हूँ आपको। ये देखिए, अब चाहे एक केस ए में फॉल करता हो, बी में फॉल करता हो, सी में फॉल करता हो या डी में फॉल करता हो, इन सब में मिलने वाला अमाउंट इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जिसको मिलेगा वो पैसे भी तो देगा ना। अब मेरे दो सवाल सुनिएगा और दो एस्पेक्ट सुनिएगा, दो सवाल या दो एस्पेक्ट। पैसे देने वाला किसको और कैसे पैसे दे रहा है ये मैटर कर रहा है। किसको दे रहा है और कैसे दे रहा है। अगर वो पैसे गवर्नमेंट को दे रहा है तो कैसे कैसे, क्या बॉन्ड्स लेके या डिपॉजिट्स। प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या डिपॉजिट के थ्रू। हर फाइनेंस कंपनी को डिपॉजिट देने की इजाज़त थोड़ी होती है। अब आप ज़रा समझें कि ये सेक्शन 151 अपनी औकात से बढ़ के है तो छोटू, मगर रेसलिंग लड़ने आ गया है। यार मैं कोई बड़ा रेसलर हूँ, क्यों? ये आपके मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। जस्ट लुक एट दिस, कि मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक डेट होता है ना, गवर्नमेंट पैसे लेती है, लोगों से रेस करती है, डोमेस्टिक डेट है। तो वो अलग अलग क्लासिफिकेशन करके बैठे हैं ताकि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी कि ए को प्रमोट करूं या बी को प्रमोट करूं या सी को करूं या डी को करूं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग पैसे कहाँ रखें, डिपॉजिट्स रखें बैंकों के पास, तो उसका टैक्स रेट कम कर देगी, उस पर एग्जेम्पशन दे देगी, उसमें कोई ना कोई बेनिफिट रख देंगे। मसलन हो सकता है कि बेनिफिट क्या रखें, उसका टैक्स विद होल्डिंग कम रेट पे करा के एडजस्टेबल कर दें, और जहाँ पे वो चाहते हैं पैसे ना जाएं वहाँ पे उसका रेट हायर रख के एफटीआर कर दें। ये है रेशनल। ये जो चार अलग क्लासिफिकेशन है ना, चार अलग क्लासिफिकेशन फ्लो ऑफ मनी को डायरेक्ट करने के लिए है कि पैसे जो आपके पास जो सेविंग्स हैं, जो सरप्लस मनी है, वो कहाँ जाए वो गवर्नमेंट फैसला करेगी। और गवर्नमेंट बता के फैसला नहीं करेगी, इंसेंटिवाइज कर देगी, इंसेंटिवाइज करेगी, टैक्स की ऐसी स्कीम दे देगी, हाँ ऐसी स्कीम दे देगी कि लोग वहाँ जाएंगे। क्योंकि भाई मुझे अगर सपोज करें एज ए कॉमन पर्सन सोचूंगा जहाँ ₹1 का फ़ायदा होगा मैं तो वहाँ जाऊँगा, और जहाँ सॉवरेन गारंटी भी हो, ₹1 का फ़ायदा भी हो, तो फिर भाई कोई नहीं जाएगा उधर। तो आपको पता है कि इसमें जो गवर्नमेंट यानी ए और सी है, इस पर बड़े बेनिफिट्स हुआ करते थे। तो आपको जो कि अब जो करंट लोग पढ़ते हैं ना, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में टैक्स पे कोई अभी तक अच्छी किताब नहीं है कमेंट्री वाली जिसको हम पेश कर सकें कि ये है हमारा वर्क। ऐसे इंडिया में है, बाकी मुल्कों में है। इंडिया में तो 2-3 किताबें हैं, वो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर अगर किसी को चांस मिले तो घर पे रखने के लिए भी वो अच्छी है, ठीक है ना। 1-2 वॉल्यूम की कांगा पालखी वाला है, कांगा और पालखी वाला इंडियन इनकम टैक्स एक्ट पे, मैं उसकी तस्वीरें भेज दूँगा। आजकल इंपोर्ट नहीं हो रही, वह अच्छे वक्तों में कर ली थी। और दूसरी एक जो है ना चंद्रात्रे जैसे कंपनी लॉ में है, तो उसी लेवल की इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की 7 या 8 वॉल्यूम की बुक है, तो वो भी मुझे लकीली मिल गई। जब मैंने एक तो चूँकि उसके 8-10 वॉल्यूम है तो पैसे बड़े लगेंगे, और दूसरा इंडिया से ये इंपोर्ट बंद थी तो बुक्स आ नहीं रही थी। तो मुझे जब मैंने हिम्मत बांधी कि मुझे पैसे अब इतने हैं कि मैं ले लूँ, तो पता चला इंडिया से इंपोर्ट बंद हो गई है। तो अब क्या करूँ? तो बहरहाल वो जिसको कहते हैं ना, जब इश्क हो
और इश्क में आप इखलास से हों तो चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो मुझे किसी ऐसे रास्ते से मिल गई बुक के, अल्लाह का करम है, वो मिल गई मतलब, और अच्छी कंडीशन में प्रॉपर वाली बुक थी। तो उसके 8 वॉल्यूम हैं। तो ये उन्होंने काम किया है। तो मैं किसी को होता मैं बोल देता यार खोलना फला बुक, उसके देख उसमें मौजूद होगा, आप सीख लोगे। मैं रेफर कर सकता हूँ फिर उसके कि ये पढ़ लोगे तो सीख लोगे। ऐसा पाकिस्तान में टेक्स्ट सीखना है तो बंदे के पास जाना पड़ता है, कोई बुक नहीं सिखा रही आपको, ठीक है। तो अब बंदे का फायदा क्या है कि बंदा आपको बता रहा है, वो कॉन्टेक्चुअलाइज करके। अब ऐसे किस आपने शायद नहीं देखा होगा, आपको अब लॉजिक समझ आ गया। अब करंटली क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि सबकी ट्रीटमेंट सेम है। अब वो फर्क मिटा दिया गया है, क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज। अब फर्क खत्म कर दिया कि हुकूमत नॉन हुकूमत सब बराबर होंगे, मगर जब चाहें अमेंडमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन वापस ला सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और किया है पास्ट में, तो अब आपके लिए राइट नाउ विद होल्डिंग पर्पस के लिए ये 4 क्लासिफिकेशंस इतनी माने नहीं रखेंगी, इस वक्त नहीं रखेंगे, क्योंकि सबकी ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म होने की वजह से आपको कोई टेंशन नहीं है, मगर किसी वक्त आप अमेंडमेंट देखोगे, फिर आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं, फिर आप समझ पाओगे कि क्या कर रहे हैं, ये किधर इनकरेज कर रहे हैं। और वो जब आप समझ पाओगे ना चीज़ों को और कमेंट करोगे ना, तो तुम एक अपने में खुशी भी फील करोगे कि यार ये मैंने खुद से चीज़ समझी है। जैसे आइंस्टाइन ने समझी, न्यूटन ने समझी, तो हमने भी तो समझी ना यार। वो उनके लिए फिजिक्स थी, हमारे लिए टेक्स है भाई, हम भी तो समझ सकते हैं ना, क्यों नहीं समझ सकते। तो हम भी समझ पाएंगे इस उसूल के तहत, ठीक है दोस्तों। चलें ज़रा, अब आपको समझ आ गया कि 4 किस्म क्या था। आगे बढ़े। द पेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो भी था, shall deduct at the rate specified in division 1A part 3 of first schedule from the gross amount, note this please, gross amount होता है, of the yield or profit paid is reduced by zakat, if any, paid by the recipient under zakat and ushur ordinance at the time of profit is paid to the recipient. अब इसमें एक नया पॉइंट आया, ज़कात क्यों कट रहा है, ज़कात की बात की क्या कर रहा है। इनकम कौन सी है जिस पे ये बात चल रही है, जिस पे टैक्स कटवाया जा रहा है, इसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे, सूद, और अरबी में क्या बोलेंगे, रिबा। और सूरह बकरा में क्या लिखा है, रब्बा अल्लाह से जंग। तो एक तरफ तो हम सूद की बातें कर रहे हैं और दूसरे तो ज़कात की बातें कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझने की जरूरत है ना। ज़कात कहाँ से आ गया, सूद में से ज़कात माइनस, वाह ये क्या आइडिया है भाई। और यकीन करें जब आप सवाल उठाओगे ना तो जवाब मिल ही जाएगा। तो मैंने किसी वक्त सवाल उठाया, ये क्या हो रहा है यार, और बड़ा अर्सा ढूंढने के बाद जब मुझे जवाब मिला ना तो मज़ा आ गया। तो मैं आपको बता दूं इसका जवाब क्या है। पहले इसका रेट देख लेते हैं, चले ज़रा रेट देख लें कि क्या है। डिवीज़न क्या था, 1A। दोस्तों ज़रा डिवीज़न को नोट कर लें अपने पास ताकि इजी हो रेफ़र करना। अच्छा, डिवीज़न 1A पार्ट 3 है, डिवीज़न 1A पार्ट 3। पहुंच गए आप पास, मैं भी पहुंचने वाला हूँ। मैंने नई टेक्निक लड़ाई है इस दफ़ा, वो पेज नंबर की है। मैंने ना 520 अंदाज़ा लगाया कि ये टैक्स रेट 520 पे होंगे, तो मैं जल्दी पहुंच गया उस पर। हाँ जी, ये है पार्ट 3 हो गया। पार्ट 3 में कौन सा था, डिवीज़न 1A। तो पार्ट 3 तक तो पहुंच गया हूँ मैं, आगे निकल गया था। ये 3 अब 1A ये होगा। हाँ ये है 1B सुकूक, ये 1A। अच्छा दोस्तों ये ज़रा रेट देख लें कि क्या रेट है।
20% रेट है। 20% ऑफ द यील्ड आर प्रॉफिट पेड बाय द बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट मेंटेन्ड विथ सच कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, तो किस क्लॉज, किस नंबर की बात कर रहा है ये तो सबके लिए थोड़ी है रेट। ये सिर्फ उस वक्त है जब इंटरेस्ट देने वाला बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। तो कहाँ है ये? बी का रेट बता दिया इसने 20%। ठीक है, ओके। फिर आए आगे 20% ऑफ द यील्ड और प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर क्लॉज सी। ये तो उसने क्लॉज ही बता दिया। तो इस केस में भी इसने क्या किया है? कहाँ था ये? कौन सा वाला था? हाँ, मगर कौन सा था? चार्ट में क्या होगा? ये जो बात कर रहा था 20% 1 की, तो 1 क्या था उसमें? सी क्या था? सी गवर्नमेंट की नॉर्मल वाली थी ये सी आपके सामने, इसका भी 20% रेट हो गया। ओके, अब क्या रह गया? 1 और डी, एओडी। देखते हैं एओडी पे क्या बात करता है। ये देखिए एओडी का 15% बता रहा है। ठीक है, इन केसेस। अब एक फ़र्क तो खैर आपको नज़र आ ही गया क्लासिफिकेशन का। क्या क्लासिफिकेशन का फ़र्क नज़र आ गया? रेट का फ़र्क नज़र आ गया कि इधर 15% है, इधर 15% है और इधर ये तो 15-15। तो फ़र्क मौजूद है, मगर वो जो बड़े लेवल पे फ़र्क था ना वो नहीं है। वो पता क्या है? ये एफटीआर होगा, ये एनटीआर होगा, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता था। एफटीआर वाला नुकसान में, एनटीआर वाला फ़ायदे में। तो रेट तो आपके सामने है 20%। यानी अगर नेशनल सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस से आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ लिया है तो उस केस में 15% है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट पे 20% है और इंस्ट्रूमेंट्स पे 15% है। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 20% है। ठीक है दोस्तों, आगे ये हो गया ख़त्म। ये सुकूक किसी और वक्त आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास वापस आएँ तो हमारे पास ये कवर हो गया। अब ज़कात की बात करते हैं। देखिए ज़कात की ये वाली बात जो यहाँ लिखी है 151 में, यही बात 39 में भी लिखी है। सेक्शन, बल्कि सेक्शन 40 बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सेक्शन 40 पे भी जाएं और सेक्शन उसमें जिक्र है ज़कात का। डिडक्शंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा है सब। हाँ, ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 में लिखा है कि अ पर्सन रिसीविंग एनी प्रॉफिट ऑन डेट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे जो बात है वो लिमिटेड टू अदर सोर्सेज शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर ज़कात। और ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस के तहत अगर पे हुई है तो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट इज पेड टू द, एट द टाइम प्रॉफिट इज पेड टू द पर्सन। मुझे एक बात बताएं, इसमें ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस क्या है? क्या इसने ज़कात फ़र्ज की, ज़कात पे ज़कात इम्पोज किया? ऑब्वियसली नॉट। ज़कात फ़र्ज कुरान में है, उसका इम्पोजिशन कुरान में है। ये ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का 1980 का लॉ था कि स्टेट ज़कात कलेक्ट करे, ज़कात इम्पोज नहीं करता। ये ज़कात इम्पोज नहीं करता, ज़कात को स्टेट नहीं कलेक्ट, स्टेट कलेक्ट करे, स्टेट कलेक्ट करे, ज़कात स्टेट कलेक्ट करे और फिर वो ज़कात जो है क्या किया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए।
और उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया, नेशनल ज़कात कमेटीज़, प्रोविंशियल ज़कात कमेटीज़, लोकल और डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटीज़, जो उस एरिया के अपने अपने एरिया के उन ज़कात के मुस्तहिकीन को आइडेंटिफाई करके उस तक पैसे पहुँचाएँ। यानी ज़कात के निज़ाम को इस तरह रखा गया। अच्छा, अब पहला सवाल, अब मजहबी तो आपको पता है कि हर पाकिस्तानी मजहबी इंसान होता है, किसी और चीज़ पे कमेंट करे ना करे, अंदर का मौलवी तो निकल के आएगा, तो हम भी तो कमेंट करेंगे, मौलवी तारीख तो नहीं आगे आ रहा है। अब पहला सवाल क्या बनता है, क्या ज़कात स्टेट कलेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? शरई तौर पे कर सकती है। इसकी एक रीज़न और सबूत क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़कात के मुनकरीन से जंग की थी, जिन्होंने इनकार कर दिया था ज़कात देने से। अब इसमें अगला सवाल बनता है, वो ज़कात किसको देने से मना किया था उन्होंने? हुकूमत को, आम लोगों को या हुकूमत को? अब ये इतनी डिटेल में इतना मौलवी भी नहीं हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा मौलवी हूँ, नीम मौलवी वाली बात अल्लाह खैर करे, खतरा ईमान हो जाता है, वरना इतना भी आगे नहीं बढ़ो। तो मकसद क्या है कि इस मॉडल को किया गया कि लोगों तक ज़कात प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जाए, ये भी स्टेट का काम हो। तो स्टेट ने क्या किया, एक 1.5 सफ़े का लॉ पास किया और उसका नाम रखा ज़कात एंड ऑर्डिनेंस 1980, जिसके अंदर लिखा गया है कि जी ज़कात कलेक्ट की जाएगी ज़कात फर्स्ट रमज़ान पे, और उसको नाम दिया गया ज़कात ईयर, ज़कात ईयर उसको टाइम नाम दिया गया। और ज़कात कलेक्ट स्टेट कैसे करेगी? कोई इदारा नहीं बनाया, एक सोर्स कलेक्ट करेगी चंद इदारों के ज़रिए, वो उसमें लिखे हैं, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे बैंक की नज़र आता है। मगर कंपनी भी ज़कात के लिए उसमें एज ए विदहोल्डिंग एजेंट है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये बात मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ तक लाया हूँ आपको, कि हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट होता है तो ऑडिटर को ये बात लिखनी होती है कि ज़कात डिडक्टेबल था या नहीं था, इसने वो काम किया कि नहीं किया। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ऑडिटर ने इस पर एतराज़ किया हो। सब कहते हैं कि जी ज़कात डिडक्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ज़कात कंपनी काटेगी किसका और कब? क्योंकि कंपनी के पास किसी और के पैसे पड़े हुए हों, उस पर साल गुजरे, उसने ज़कात काट देना है। तो किसी और के पैसे उसके पास कौन से पड़े होते हैं? डिविडेंड, अनक्लेम्ड, अनपेड। तो आपको उस पर ज़कात काटना है, तो अनपेड हो सकता है? कंपनी लॉ अलाउ करता है अनपेड? आपको पता है कंपनी एक्ट की, वो अलहमदा वही पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ लिखा है CEO को जेल में डालेंगे अगर देर कर दे तो। बाकी जगह CEO की जेल की सज़ा नहीं है, डिविडेंड देर करने से जेल की सज़ा है। तो देर कोई करता ही नहीं है, तो ज़कात कटता ही नहीं है। तो इसीलिए मेन सोर्स जो ज़कात का रह जाता है वो बैंक रह जाता है। ओके, तो ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस के तहत जो ज़कात पे करेगा उसका बैंक से लिंक बन गया लिंक। आए, अब हम एक लिंक इस्टेब्लिश कर चुके हैं। दूसरा, इस सबसेक्शन को दोबारा पढ़िएगा, जो ये सबसेक्शन है हमारा, कौन सा सबसेक्शन? 40 का सबसेक्शन 2। हाँ, सबसेक्शन 2 जरा पढ़ें आप, तेज पढ़ें। एट द टाइम, अब ये डिडक्शन का टाइम भी बता रहा है कि डिडक्शन कब की जाएगी। ज़कात को इंटरेस्ट से माइनस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, और टाइमिंग भी खुद बता रहा है, एट द टाइम ऑफ, बस रुक जाए, प्रॉफिट इज पेड। अब ज़रा इसकी लिंक समझें। ये जो ज़कात की बात की गई है कि ज़कात, मगर कौन सा? वो जो पेड अंडर ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस 1980 है, इसका स्टेटस क्या है? इसके लिए कहा कि इसको डिडक्ट करेंगे। अब देखिए, आपका रेट 20 और 15% था ना, वो लगेगा कैसे? सबसे पहले आप उठाएं ग्रॉस अमाउंट, उसमें से लेस करें ज़कात, मगर कब? जब वो ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस के तहत पे हो, यानी हुकूमत को मिले वो ज़कात। वो कहते हैं माइनस करोगे, जो बैलेंस बचेगा उस पे आप ये 20% या 15% लगाएंगे। इसका मतलब इस पे टैक्स नहीं लगेगा,
ज़कात माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। अगर हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट अमाउंट था 1 लाख, ज़कात उसमें से माइनस हुआ 20,000, 80,000 रुपये का 20%। चूँकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात है ना, तो आपको याद होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हमने ऊपर रेट क्या रखा था, 15%। नो 15, 20 नहीं होगा, 15 होगा, क्योंकि हाँ डिपॉजिट भी तो हो सकता है ना, डिपॉजिट होता है 20 इज करेक्ट, क्योंकि डिपॉजिट में ज़्यादा चांस है। ठीक है, 15 और 20 दोनों होंगे, वो दूसरी तरफ भी तो जा सकता है, तो 20% इज करेक्ट। अब मुझे एक बात बताएं, क्या फ़ायदा हुआ? टैक्स कम कटा, टैक्स कम कटा, एट सोर्स टैक्स कम कटा। अगर आप जाएं 1 लाख रुपए होता 20, तो इस हिसाब से 80 पे कितना बनता है, 16। 1 लाख पे होता 20,000, इस पे 16। तो ये बेनिफिट क्यों दिया? ये ज़कात को इंटरेस्ट इनकम से लेस कराना एज डिडक्शन, जो सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 में भी लिखा है, और 151 के भी सब सेक्शन 2 में ही लिखा है, दोनों के सब सेक्शन 2 में ही लिखा है। ये देखें, बल्कि इसके सब सेक्शन 1 में ही है, 2 में नहीं है, 1 में ही है, 151 के 1 में ही है कि ज़कात को माइनस किया जाएगा। उधर 40 सबसेक्शन 2 ने कहा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों पेमेंट के वक्त तो किस चीज़ की पेमेंट, किस चीज़ की पेमेंट? लाए मैं बैंक को बीच में लाता हूँ, कहता है देखो बैंक ने एक तरफ देना है, पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, ओके, और बैंक ने ही दूसरी तरफ डिडक्ट करना है किसको, ज़कात को। तो बैंक के पास रिकॉर्ड मौजूद है ना ज़कात का, या नहीं है ना, कि आपसे ही तो बैंक ने 20,000 रुपये ज़कात के डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिए। तो कहता है जब वो इंटरेस्ट पे टैक्स काटेगा ना बैंक, तो 1 लाख रुपए पे रेट नहीं लगाएगा, पहले बैंक को माइनस करना है 20,000, उसके बाद बचेगा 80, उस पे वो रेट लगाएगा। ये बात कहाँ कहाँ लिखी है? दोनों जगह लिखी है। अब ज़कात और इंटरेस्ट इनकम को किस सेंटर पॉइंट पे जोड़ा? बैंक के पास। एंड एडे बिकम्स नाउ द पॉइंट बिकम्स क्लियर। और वो क्या पॉइंट है कि वो चाहता है कि ज़कात भी तो टैक्स है ना, और गवर्नमेंट को दे रहे हो ना, तो चलो इनकम टैक्स तुम्हारा कम कर देते हैं। ये है लॉजिक कि आपसे हम 1 लाख के बजाय 80 पे टैक्स ले लेते हैं। थोड़ा आप पे हाथ खोला रखा, क्योंकि आपने ज़कात दिया है किसको? स्टेट को। तो स्टेट क्या है? रियासत होगी माँ के जैसी, एतराज़ ऐसा नहीं, रियासत होगी माँ के जैसी। तो एक सबूत दे रहे हैं कि हम माँ के जैसे हैं, तेरा ख्याल रख रहे हैं। तो एट सोर्स टैक्स कम कटवाने के लिए ज़कात को कहा कि माइनस कर लो, ताकि टैक्स कम कटे। ना यहाँ हलाल का सवाल था ना हराम का सवाल था, ये एक कन्वीनियंस थी कि वो ज़कात के नाम से, ज़कात की फॉर्म में जब पैसे गवर्नमेंट को दे रहा है, उसका इनकम टैक्स को कम करो। वो कम कर दिया गया। सेक्शन 61 से लिख कर सकते हैं, जब एडिशन हम बात कर रहे होते हैं कि वहाँ क्रेडिट दिया जाता है एक तरह से, तो ये उसमें कम हो जाता है कि नहीं, वो अलग चीज़ हो जाएगी, ये अलग चीज़ हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि टैक्स इन अ वे क्रेडिट की इसमें थोड़ी ना फील आ रही है, कम टैक्स कट रहा है, फील आ रही है, बट ये सेम चीज़ नहीं है। फील बिल्कुल सही आपने निकाला है, शाबाश। मगर आप एक चीज़ और देखो, अब मैं एक लीगल डिस्कशन में आ रहा हूँ। 151 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि टैक्स रेट अप्लाई करने से पहले ज़कात को माइनस करें। फिर 39 सबसेक्शन 2 में कहा गया था, 40 सबसेक्शन 2 में कहा गया था कि ज़कात को डिडक्ट भी किया जाएगा। ठीक है, आए ज़रा एक चार्ट बनाता हूँ, दोनों को लिंक कर दें आप। देखिए, अगर इंटरेस्ट इनकम पे आए कि कैसे टैक्स होती है, तो आपको याद होगा ये पर्सन पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो पर्सन कंपनी है तो ऐसे केस में ये बात आपको क्लियर याद होगी कि वो आईफोर्स में चली जाती है। और अगर वो इंडिविजुअल और एओपी है तो फिर हमने देखना है अमाउंट।
5 मिलियन से एक्सीडिंग है या नहीं है, यस है और नो नहीं है। यहाँ पे एक और भी हमने लिखा था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बन सकता है, ठीक है। अगर बिजनेस ही इंटरेस्ट कमाना होगा तो बिजनेस बनना, अदर सोर्स। और यहाँ पे जब 5 मिलियन से एक्सीडिंग है तो उस केस में भी हम आगे देखेंगे कि बिजनेस है कि नहीं है। बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा, वरना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। जबकि ना एक्सीड करने की सूरत में वो FTR हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट इनकम 3 अलग अलग जगह टैक्स होता हुआ दिख रहा है। एक इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। दूसरी इंटरेस्ट इनकम कहाँ गई, अदर सोर्स में। और तीसरी कहाँ गई, FTR में। तो जो 40 है वो तो अदर सोर्स का है, ये तो उसके लिए लिख रहा है। तो क्या मैं इसे रेट विथ सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 करके इस रिडक्शन को महदूद कर सकता हूं सिर्फ उस इंटरेस्ट तक जो 151 में जो हम बात कर रहे हैं ज़कात की, कि ज़कात लेस करके फिर रेट लगाया जाएगा। तो क्या मैं इसको महदूद कर सकता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तक, क्योंकि उसके 40 के सबसेक्शन 2 में भी इसका जिक्र है। और उस इंटरेस्ट को जो FTR में जाएगा उस पे ज़कात माइनस नहीं होगा, क्योंकि उसका तो जिक्र ही नहीं है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाने वाले भी इंटरेस्ट का यहाँ तो जिक्र ही नहीं है। तो क्या ये दो में कर सकता हूँ? सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना। अब दो जगह लाके आपने चीज़ों को जोड़ा, उधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, मगर ऐसा हम नहीं जोड़ सकते। नो, यू कांट लिमिट, नॉट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसने खुद को इसका सबसर्विएंट नहीं किया। अगर 151 की शुरू में कहीं पे लिखता है ना सब्जेक्ट टू सेक्शन 40 तो फिर लिमिट हो जाता। इसका मतलब 151 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आईफोस, क्योंकि उसके अंदर कहीं उसकी लिमिटेशन नहीं है। और जब उसने ऊपर जिक्र किया है इंटरेस्ट का, तो हर किस्म के इंटरेस्ट का जिक्र कर दिया उसने। पे करने वाला ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो बस तुम क्या करना, ग्रॉस अमाउंट लेना, ज़कात माइनस करके 20 या 15% रेट लगा देना। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब आप इंटरेस्ट से डील करोगे और पेयर जो होगा कोई भी होगा, जैसे खास तौर पे बैंक पेयर है, तो पेयर अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो आगे रेसिपिएंट के लिए वो आईफोस में जाए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाए, या उसके लिए वो FTR बने, मगर बैंक को इससे ज़कात माइनस करने के बाद ही रेट लगाना होगा, क्योंकि सेक्शन 151 को हम लिमिट नहीं कर सकते बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 40 सबसेक्शन 2, क्योंकि उसने खुद को लिमिट नहीं किया। वो हेड का था, ये विदहोल्डिंग का है, और विदहोल्डिंग वाला विदहोल्डिंग कराते वक्त जब लिमिटेशन नहीं लगा रहा तो हर केस को कवर करेगा। अब आपको पता है कि इस पे लिमिटेशन कहाँ से आएगी? इस पे हाँ लिमिटेशन है कहाँ से आएगी? इसकी लिमिटेशन आएगी आपके सेकंड शेड्यूल से, ठीक है। सेकंड शेड्यूल किस चीज़ का है? सेकंड शेड्यूल एग्जेम्पशंस का है। सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 में इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी इनकम से एग्जेम्प्ट है, तो पार्ट 1 में होंगे। कौन कौन से बंदे एग्जेम्प्ट है, पार्ट 1 में होंगे। टोटल एग्जेम्प्ट इनकम ही माफ, टैक्स ही नहीं है, या एक इनकम को माफ कर दिया गया। उसके बाद पार्ट 2 आता है, इसमें इनकम पे माफ़ी तो नहीं है, मगर दूसरे तरीके से उसको एग्जेम्पशन दी गई, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्डिनेंस है, आप एक नज़र खोल के थोड़ा सा सर्वे भी कर लो, ताकि आपकी फैमिलियरिटी हो जाए सेकंड शेड्यूल के साथ भी। सेकंड शेड्यूल के इंडेक्स से भी हम देख सकते हैं।
ये देखें, सामने देखें बस, ये सेकंड शेड्यूल है, क्या लिखा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। भाई इनकम में आपकी इनकम जाएगी नहीं, टोटल इनकम से माफ़ी है आपको, आपको टोटल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। जो हम बताएंगे ना फर्स्ट शेड्यूल में, वो टोटल इनकम में इनकम नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ से एग्जेम्पशन दी गई आपको। क्लियर? दूसरा क्या है दोस्तों, ये देखिए, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, यानी इनकम तो जाएगी मगर रेट रिड्यूस होगा, तो वो पार्ट 2 में गिवन होगा। तीसरा दोस्तों क्या है, इनकम भी ऐड करेंगे, रेट भी पूरा लगाएंगे, मगर जो आने वाली लायबिलिटी है फिर उसको कम कर देंगे। अब ये सारे अलग अलग मेथड से एग्जेम्पशन देने के, हमारा रेलिवेंट है 4, क्या लिखा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन ये है पार्ट 4। तो अगर सेकंड शेड्यूल चाहे तो कोई एग्जेम्पशन क्रिएट करना कि 151 का टैक्स ही ना कटे तो मुमकिन है। कहाँ पे, इन पार्ट 4, जिसमें वो क्या बोलेगा कि 151 अप्लाई नहीं करो। भाई 151 अप्लाई नहीं करो तो आपको मिलेंगे वहां पे कुछ ऐसे क्लॉजेस जो किसी और वक्त में कवर करा, कि जिसमें कहा गया है कि जी 151 अप्लाई ना हो। वो स्पेसिफिक केसेस हैं बहुत सारे। तो आपका जो इम्पोर्टेंट एरिया था वो कवर हुआ। क्या ज़कात वाला, कि हमें 151 ने क्या कहा कि हर केस में ज़कात माइनस करो और जो बैलेंस अमाउंट बचे उस पर आप एप्लीकेबल रेट लगा दो, खत्म हो गई बात। सही है, तो हम उसको लिमिट नहीं करेंगे सेक्शन 40 के साथ। सेकंड पे आ जाए, एवरी स्पेशल पर्पस व्हीकल और अ कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक टू अ सुकूक होल्डर shall deduct tax from the gross amount of return on investment at the rate in division 1B part 3 first schedule। अब पहले तो ये सुकूक क्या है? सुकूक इस्लामिक बॉन्ड्स को कहते हैं, इस्लामिक बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाएंगे डिटेल में कि जी इस्लामिक कैसे नहीं है। सुकूक में जैसे यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहाँ पे उसका कोई रिटर्न होगा, मैं पैसे दूंगा, इस्लामी बॉन्ड, तो पैसे तो लेंगे ना मुझसे, वो पैसे कहीं लगाएंगे और मुझे उसका रिटर्न देंगे, तो इसको नाम दिया गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सुकूक की सूरत में दे कॉल इट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे तो उसमें से टैक्स कटेगा। अब अगर आम इंटरेस्ट की अमाउंट होगी तो वो सबसे कैनवन में कवर कर चुका है। इस्लामी फॉर्म में क्या कहता है, एवरी स्पेशल पर्पस व्हीकल और कंपनी, सुकूक कंपनियां इशू करती हैं, वो तो समझ आया कि कंपनी ने सुकूक इशू किया और वहां से उसने फंडिंग रेज की अपने लिए। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है भाई? स्पेशल पर्पस व्हीकल वो है जिसने वो सुकूक परचेज की, समझिएगा मेरी बात, ये वो सिक्योरिटाइजेशन वाली बात है, सिक्योरिटाइजेशन वाली बात है। ये है क्या स्पेशल पर्पस व्हीकल? देखिए, एक कंपनी ने सुकूक इशू किए, ठीक है, उसके पास है बॉन्ड्स, पैसे आ गए, आ गए, अब क्या करना है उस कंपनी ने? रिटर्न देना है उसको, उस पर से टैक्स काटना है। मगर व्हाट इफ कि वो कंपनी ने अपने सुकूक किसी और को बेच दिए, दूसरी कंपनी को बेच दिए कि चलो अब हम एंड करते हैं, आप यहां से आगे चलो। ऐसे केस में ट्रांसफर होना, ये सेल नहीं है एक तरीके की, वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल बंदा होगा, सुकूक होल्डर होगा, वो कंपनी से डील नहीं करेगा, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल से एसपीवी से डील करेगा, दूसरी कंपनी से डील करेगा, क्योंकि उसके राइट्स ट्रांसफर हो गए, ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो गई। अब की बार विथहोल्डिंग कौन करेगा? वही जो पे करे, सेकंड वाला। इन अदर वर्ड्स, ये एग्जाम्पल यूं समझे, वी हैव अ कंपनी ए जो ओरिजिनल कंपनी है, जिसने सुकूक इशू किया टू एक्स, मगर इसने ये सुकूक ट्रांसफर कर दिया टू कंपनी बी जो एसपीवी है। तो अब इसको रिटर्न कहां से मिलेगा? इधर से मिलेगा। तो कोई रिटर्न देने वाली ओरिजिनल कंपनी हो या एसपीवी हो,
दोनों सूरतों में विदहोल्डिंग होगी। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल पे अटक नहीं जाए कि ये क्या है। अगर सुकूक की केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना होगा तो जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा होगा, असल कंपनी हो या एसपीवी हो, उसको टैक्स विदहोल्ड करना होगा। सिंपल एज दैट, कोई इसमें और चीज़ नहीं है। रेट अलबत्ता इसने हमें बता दिया, वही जहाँ रेट उसी के नीचे रेट थे। पार्ट 3 में 1B, ये आ गया 25% है भाई। सुकूक होल्डर इज अ कंपनी, क्या मतलब, अगर सुकूक परचेज करने वाली कंपनी है, देने वाली तो होगी ही कंपनी भाई। बायर सुकूक होल्डर अगर कंपनी है तो रेट 25% है और 12.5% है इन केस ऑफ सुकूक होल्डर इंडिविजुअल या एओपी हो, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 मिलियन, और 10% है इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 मिलियन। इसका मतलब 3 रेट्स हैं, कंपनी के लिए 25, इंडिविजुअल के लिए 12.5 और 10%। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है। क्लियर दोस्तों, क्लियर, ओके। This section shall not apply to any profit on debt that is subject to section 2 subsection 2 of section 152। ये वो कहता है कि अगर वो इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को दिया जा रहा है, क्योंकि 152 इज नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो इंटरेस्ट अगर लोकल बंदा दे रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, 151 नहीं है। इसका मतलब ये 20%, ये 25%, ये 15%, ये 10, 12.5%, ये इसके रेट्स नहीं हैं। उसके लिए 152 में ही चले जाओ और वहाँ देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, 151 सिर्फ डील करता है उस इंटरेस्ट से जिसका रेसिपिएंट रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट की सूरत में ये सेक्शन डील नहीं करता। 151 में रेसिपिएंट हैज टू बी अ रेजिडेंट पर्सन। इफ द रेसिपिएंट इज नॉन रेजिडेंट तो रेलिवेंट सेक्शन 152 है और उसका सबसेक्शन 2 है, ना कि 151। आखिरी बात तक पहुंच चुके हैं। टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन, ये डिडक्टेबल लफ्ज भी एक्सप्लेन करूंगा कि डिडक्टेबल क्यों है। टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑन डेट राइजिंग टू द टैक्स पेयर एक्सेप्ट वेयर टैक्स पेयर इज अ कंपनी और प्रॉफिट ऑन डेट इज टैक्सेबल अंडर 7B। इसका मतलब ये है, कहता है कि देखो पहली चीज ये है कि टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन नहीं लिखा, डिडक्टेबल लिखा। इसकी भी एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि पहले टैक्स डिडक्टेड लिखा होता था टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स। तो डिफॉल्ट की सूरत में वो फाइनल नहीं रहता था, क्योंकि डिफॉल्ट हो गया और डिडक्ट ही नहीं हुआ तो वो फाइनल इसलिए नहीं था कि डिडक्ट हुआ ही नहीं, फाइनल बना ही नहीं। तो डिफॉल्ट करके लोग फायदा ले लेते थे, यार मैं एफटीआर में नहीं जाना चाहता, मेरा टैक्स ना काटो, तुम्हें एफटीआर कुछ नहीं करेगा, मेरे ही पीछे आएगा। तो मैं बोलूँगा चूंकि टैक्स डिडक्ट हुआ नहीं तो मैं तो एनटीआर में हूँ, मैं दे रहा हूँ टैक्स बट एनटीआर का, क्योंकि टैक्स तो डिडक्ट हुआ ही नहीं। क्योंकि एफटीआर में कब जाएगा, जब डिडक्टेड हो, डिडक्ट तो हुआ नहीं, चलो एनटीआर में ले लो टैक्स मुझसे। तो उसमें फायदे हो जाते थे। तो इसीलिए लॉ मेकर ने चेंज कर दिया, क्या कहा कि नो नो नो, इस सेक्शन में वेदर डिडक्शन हो या ना हो, डिडक्टेबल तो है ना, डिफॉल्ट की सूरत में भी तुम्हें इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगी, कोई फर्क नहीं मिलेगा। फर्क नहीं होगा सिर्फ डिफॉल्ट की वजह से कि तुम एनटीआर एफटीआर खेलते रहो, नहीं। कहता है जो टैक्स इस सेक्शन में डिडक्टेबल है वो मिनिमम है।
अब मिनिमम का क्या मतलब है आपको याद होगा कि इतना तो देना ही है, ऊपर भी निकल सकता है कि इस इनकम को किसी हेड में ले जाना पड़ेगा और उस हेड में नॉर्मल इनकम में ऑफर करना पड़ेगा। अगर वहां टैक्स ज्यादा लग रहा है तो वो होगा, सिवाय कौन से, जब एक कंपनी रेसिपिएंट हो। कंपनी के लिए ये मिनिमम नहीं है, एडजस्टेबल है, नॉर्मल है, तो कंपनी इसका फुल क्रेडिट ले सकती है। तो इंटरेस्ट इनकम अगर कंपनी कमाती है किस हेड में जाता है, वो आईफोर्स में जा सकता है या बिजनेस में जा सकता है, उसमें नॉर्मल रेट लगेगा और एट सोर्स जितना टैक्स कटा वो माइनस भी करेंगे, क्लेम भी करेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए ये एनटीआर है, एडजस्टेबल है। और जो 7P में टैक्स कटा था यानी 5 मिलियन या उससे कम, वो एफटीआर है। इसका मतलब हुआ कि आखिरी पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट इनकम की नेचर, इसकी नेचर क्या है भाई, इसकी नेचर है 3 चीजें, 3 है। ये एनटीआर भी हो सकता है यानी एडजस्टेबल, ये एफटीआर भी हो सकता है और ये एमटीआर भी हो सकता है। इंटरेस्ट कब एनटीआर में जाता है, विच मीन्स कि उसका पूरा क्लेम किया जा सके, अमाउंट को लायबिलिटी से लेस किया जा सके, जब रेसिपिएंट इज अ कंपनी, पेयर नहीं, रेसिपिएंट इज अ कंपनी। एफटीआर कब है, जब वो इंडिविजुअल और एओपी हो और अमाउंट कितना हो, इक्वल टू या लेस देन 5 मिलियन, तो वो भी एफटीआर में चला जाएगा। और ये है जो रिमेनिंग केसेस हैं, ऑल द रेस्ट यहां कवर होगा मिनिमम टैक्स में। अब आपको अगर आपकी कंपनी है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो तो एनटीआर में चला गया, वो टोटल अमाउंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, अदर देन कंपनी के 2 केस हो गए, ये 2 केस हो गए कि अगर वो 5 मिलियन तक होगा तो यहाँ चला जाएगा, और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि ये वाले केसेस आपको इनकम को शो करना पड़ेगा, कहाँ पे, डिपेंडिंग कि वो बिजनेस है या नहीं है, तो आपको यहाँ इनकम को शो करना पड़ेगा, उधर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा बन रहा होगा तो वो एप्लीकेबल बन जाएगा, क्योंकि मिनिमम टैक्स। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो अब इस सेक्शन में नहीं है, आगे है। ये तो सेक्शन कंप्लीट हुआ, मगर एक चीज़ आगे है, और वो दोस्तों क्या है कि इंटरेस्ट, ये टैक्स डिडक्ट हो कब रहा है, क्या लिखा था, पेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट लिखा था ना, किस टाइम पे लिखा था, एट द टाइम ऑफ, टैक्स डिडक्ट कब होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये एक सेक्शन है 158 और उसमें डिफाइन क्या किया गया है, टाइम ऑफ डिडक्शन। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है आज का। 158 को देखते हैं कि टाइम ऑफ पेमेंट क्या बताता है। ये देखें, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स क्या है, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन शैल डिडक्ट इन द केस ऑफ डिडक्शन, वही 151 आ गया, सीधा सीधा वो पड़ा है सामने, इसीलिए हम इसको यहाँ लाएं। कब, एट द टाइम द अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड टू द अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि पेड का मतलब कैश नहीं है भाई, वहां जब कहता है ना टाइम ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट का मतलब यहाँ पे गए 2 चीजें, कैश ले लो या अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। ये वजाहत करनी पड़ी है इनको
क्यों वजाहत करनी पड़ी? क्योंकि वो पेड की मीनिंग में लेके और अकाउंट में क्रेडिट को नहीं मानते थे लोग। कहते अगर पे करेगा ना तो हमारा विथहोल्ड होगा, वो तो अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है। तो कहाँ लिखा है लॉ में अकाउंट में क्रेडिट पेमेंट है? तो लिखना पड़ा उनको। और फिर क्या लिखा है? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। इसका मतलब समझते हो क्या है? क्योंकि अगर आप समझिएगा एक बात, आपका अकाउंट में जो पैसे पड़े थे, गौर से सुनिएगा, वो था फिक्स डिपॉजिट। तो पैसे तो गए, मिलेंगी थोड़ी, विथहोल्डिंग हो जाएगी। फिक्स डिपॉजिट से पैसे आप थोड़ी निकाल सकते हो। आपने कहा 5 साल के लिए पैसे फंस गए, मगर आपका जो क्रेडिट कर रहेगा वो टैक्स विथहोल्ड कर देगा। हालांकि आपको मिला नहीं, मिला कहाँ? क्रेडिट हुआ ना, मिला वाकई नहीं, क्योंकि 5 साल बाद मिलेगा आपको। तो टैक्स डिले नहीं होगा 5 साल तक, विच एवर इज अर्लियर। मिले टैक्स विथहोल्ड, क्रेडिट विथहोल्ड। बेशक आपका क्रेडिट होने के बाद आपको देर से मिले, मगर टैक्स वो जल्दी ले रहे। फिर क्या है? इन एनी अदर केस एट द टाइम एक्चुअली पेड है, अमाउंट एक्चुअली पेड शैल हैव द मीनिंग एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वो एक्चुअली पेड बाकी सारे केसेस का मतलब क्या है? 151 को याद रखिएगा। 151 इज ऑलवेज रेट विथ 156 और उसके क्लॉज ए के जरिए हम अमाउंट क्रेडिटेड है, और क्रेडिटेड का मतलब यहाँ पे पेड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के जरिए वो पेड बाद में होता है, अमाउंट पहले आ जाता है। तो यहाँ पेड पे नहीं, क्रेडिट पे टैक्स कटेगा, और बाकी सब में एक्चुअल पेड पे कटेगा। ठीक हो गया? चले, हमारा ये सेक्शन हो गया कंप्लीट, और आपका अब विथहोल्डिंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सलीमुल्लाह ने कलीमुल्लाह को, और कलीमुल्लाह को फिर शहबाज को, और फिर गोल है। तो ये फिर आपका इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड थ्रू पर्सनल नेम अकाउंट थ्रू बिजनेस इंडिविजुअल अकाउंट हैव द सेम रूल्स ऑफ डिडक्शन। देखिए फाइज, यहाँ पे आपने अच्छा जिक्र किया कि म्यूचुअल फंड से अगर किसी को इंटरेस्ट मिलता है तो वो कहाँ कवर होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अकाउंट के लिए होगा। ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली। इसकी कैसे कवर की? ये देखें, म्यूचुअल फंड क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका रेट भी मौजूद है। हाँ, पहले उसके यूनिट्स। अब इसमें देखिए बात यह है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की बात होगी। आपने बात की है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स की, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे आप, तो थोड़ा टॉपिक आपका चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस सेक्शन में, वो कर रहे हैं इन प्रॉफिट ऑन डेट की, इंटरेस्ट की। अब म्यूचुअल फंड्स की जो ट्रांजैक्शन होती है फाइज, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उसमें हम पैसे तो देते हैं मगर हमें मिलते हैं यूनिट्स, और यूनिट्स जो हैं वो काउंट होते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, तो उस पर 151 अप्लाई नहीं करेगा उस तरीके से, अनलेस कि वो ट्रांजैक्शन जो की है म्यूचुअल फंड ने वो कोई अमाउंट के ज़रिए या किसी ज़रिए से की हो। ठीक है, यानी जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच, लेट्स स्टॉप इट हियर, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है कंप्लीट, भागने का टाइम शुरू, ताकि घर पे रोज़ा खोल सकें। तो इंशाल्लाह आगे हम जाके इसको ज़रा नोट ज़रूर करते जाइएगा प्लीज़, कनेक्शंस को, क्रॉस कनेक्शंस को, किस चीज़ से कहाँ गए थे। और दूसरा साथ में जो ख़ास बात है वो ये है कि इसकी टेबल बनाना शुरू कर दें कि विथहोल्डिंग एजेंट कौन था, किसका टैक्स कटा, नेचर क्या थी। अब इसका मतलब नेचर में 3 चीज़ें हो जाएंगी, इस केस में फाइनल, इसमें एडजस्टेबल, इसमें। और मैं बताऊं, आप वक्त के साथ ना इसी नॉलेज को, जो ये खास तौर पे ये सब्जेक्ट है ना विथहोल्डिंग, इस नॉलेज को बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तो याद करो, जो इस बाकी चीज़ों का तो मुझे इतना टेंशन नहीं है, उसमें मैं कोई याद करने की ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज बिल्डिंग कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इसमें मैं याद करने पे भी चाहूँगा कि तवज्जो करें कि जब आप जाएं तो आपको सेक्शन सब सेक्शन का पता हो, आपको फिंगर टिप्स पे हो, क्योंकि आप जब फिंगर टिप्स पे बातें करेंगे ना तो आपकी कंपनी से फिर इंशाल्लाह 3-3 लोग मेरे पास आएंगे, और भाई जो होगा फिर इंशाल्लाह दुबई में फ्लैट ले ही पाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।